सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 7वीं हिमालय की बेटियां, यहाँ तक हमारा पाठ ये हो चुका था। यहाँ तक की वीडियो मैंने आपको भेज दी थी। आगे की वीडियो हम आगे बनाने जा रहे हैं, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये जो दोनों नदियाँ हैं, इनको महानद के रूप में जाना जाता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल यानी कि कुभा जिसका नाम है, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। यानी कि इन दोनों महानदों में ये सभी की सभी नदियां आकर के मिल जाती हैं। सिंधु नदी जो पंजाब प्रांत से निकलती है, बहती है, ब्रह्मपुत्र जो तिब्बत से बहती है। तो ये सारी की सारी नदियां हैं जो इन दोनों में आकर के मिल जाती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है कि इनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब हिमालय पर्वत पर जो छोटी छोटी बर्फ़ जो है वो पिघल जाती है, हिमालय पर्वत पर हमेशा बर्फ़ पड़ रहती है, जब वो पिघलती है उससे पानी की जो बूंदें बनती है, उन पानी की बूंदों से ही ये दोनों नदियां जो हैं बहुत विशाल रूप धारण कर लेती हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। यानी कि हिमालय पर्वत पर जो बर्फ़ पड़ी हुई है, वो बर्फ़ जब पिघलती है, पिघल करके तो दो नदियों का रूप धारण कर लेती हैं और समुद्र की ओर बहती जाती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। तो पर्वतराज का मतलब यहाँ पर क्या है? पर्वतों का राजा हिमालय। और समुद्र को क्या बताया गया है यहाँ पर? हिमालय पर्वत का दामाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जिन्होंने मैदानों में ही नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल से शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियाँ बनकर ये कैसे खेला करती हैं। यानी कि जिन लोगों ने केवल समतल मैदानों में नदियों को बहते हुए देखा है, तो उनके दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि हिमालय की गोद में ये नदियां हैं जो बच्चियों के रूप में, यानी कि छोटी बच्चियों के रूप में किस प्रकार के खेल खेलती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। तो यहाँ पर लेखक ने क्या कहा है कि हिमालय को समुद्र का ससुर बताया है और समुद्र को हिमालय का दामाद बताया है। कालिदास का जो मेघदूत एक महाकाव्य है, कालिदास के मेघदूत महाकाव्य का वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। लेखक जी हैं नागार्जुन जी। उन्होंने बताया कि कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा, वेत्रवती यानी कि वेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी, प्रेयसी मतलब होती है प्रेमिका, तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। जो ये सचेतन यानी कि जो खेलना कूदना, तेज प्रवाह में बहना, ये रूप सारा का सारा उस महाकवि को यानी कालिदास जी को भी पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल में आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, यानी कि अलग अलग शक्लों में, मैदान में अलग रूप में देखेगा और पहाड़ी घाटियों में नदियों को अलग रूप में देखेगा, तो वह अवश्य ही इस नतीजे पर पहुंचेगा। कौन से नतीजे पर? कि प्रेम का प्रतिदान देते जाना। काका कालेलकर एक व्यक्ति है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता के रूप में कहा है। क्यों कहा है लोक माता के रूप में? किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। तो यहाँ पर जो लेखक है नागार्जुन जी, उनके कहने का मतलब क्या है कि एक जो लड़की होती है, एक जो औरत होती है, पहले वो किसी न किसी की बेटी होती है, फिर किसी न किसी की बहन होती है, किसी न किसी की माता होती है और किसी न किसी की प्रेमिका होती है। तो चारों रूप बताए हैं लड़की के यहाँ पर लेखक ने 4 रूप बताए हैं। तो एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग जो तिब्बत की बात है, मन उचट गया।
मेरा मन था जो वो उदास हो गया, उचाटी लग गई, तबीयत ढीली थी। सतलुज के किनारे पर बैठ गया जाकर के मैं। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में और थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने मेरे ऊपर इतना ज़्यादा असर डाला कि मेरा तो तन और मन था जो वो ताज़ा हो गया। जब व्यक्ति का तन और मन जो है वो ताज़ा हो जाता है तो लेखक क्या करने लगा, गुनगुनाने लगा। क्या गुनगुनाने लगा? जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। हे सतलुज बहन, तुम्हारी जय हो और तुम्हारी जो लीला है वो आश्चर्यजनक है, आश्चर्य पैदा करने वाली है। क्योंकि मेरा जो मन था वो प्रसन्न नहीं था, दुखी मन था। अब वो मेरा मन आपके पानी में पाँव डुबोने से मेरा जो मन था वो प्रसन्न हो गया। इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर अपना सब कुछ न्योछावर करने वाला हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। तो वो खुश होकर के लेखक है जो सतलुज नदी का वर्णन कर रहा है, सतलुज नदी की जय जयकार कर रहा है। बच्चों, ये पाठ हमारा आज कंप्लीट हो गया है। इसके जो कठिन शब्द हैं वो मैंने सारे के सारे अंडरलाइन किए हुए आपने देख ही लिए हैं, और इसके जो शब्दार्थ हैं, शब्दों के अर्थ हैं जो वो मैंने इस बुक के ऊपर ही लिखे हुए हैं। आप अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लेना। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाएंगे। धन्यवाद।